हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले वाले क्लास में जीडीपी की बात की हुई थी। जीडीपी हमारे दो पॉइंट पे कैलकुलेट होती है, एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसकी हमने बात कर ली हुई थी। उसके बाद हमने बात किया हुआ था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी आपका दो पॉइंट पे कैलकुलेट होता है। एक एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी। तो जो भी पहले जीडीपी में हमने देखा था कि जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हमारी उसकी वैल्यू हमारी जीडीपी कहलाती है। तो उसमें क्या था, जो मेन बात ये थी कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हम इंक्लूड करते थे। एक ईयर का टाइम दिया रहता था, उसकी वैल्यू की बात करते थे। जो ये एक ईयर होता है, 1 ईयर होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय होता है। तो इस टाइम पीरियड को ही हम, जो समय है, इसी को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और इसी ईयर के बीच में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं जीडीपी के अंतर्गत। इसी तरीके से तो जो जीडीपी है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाता था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसी को हमने क्या कहा, डोमेस्टिक इनकम। तो ये बातें हमने कर ली हुई थी। फिर हम जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कंप्यूट करने का एक तो ये फार्मूला है, और दूसरा हमारा जो, इसी को हमने क्या बोला, डोमेस्टिक इनकम। इसे कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है, जो मैं ये बताता हूँ। दूसरे तरीके में डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के इनकम को कंसीडर करते हैं। तो जैसे कोई भी इकोनॉमी होगी, इस इकोनॉमी को हम बेसिकली 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड। दूसरा हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा आपका हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। चौथा हो जाएगा आपका फॉरेन सेक्टर। जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो उसमें हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत इनकम अर्न की जा रही है, चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा इनकम अर्न की गई हो, चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा अर्न की गई हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। बस मतलब ये होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत इनकम अर्न की गई हो। तो उसमें हम लोग हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को लेते हैं। ये जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो जो डोमेस्टिक इनकम है वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो जो ये पब्लिक सेक्टर का इनकम है, इसको हम ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और दूसरा हो गया सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। तो अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उससे इनकम जो अर्न होगी, तो क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग हो सकता है जिसको गवर्नमेंट ने, हो सकता है किसी को रेंट पे दिया हो, तो जो रेंट की इनकम आएगी उसे इंक्लूड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, किसी को लोन दिया हुआ हो, उस लोन से जो इनकम इंटरेस्ट आएगा उसे, तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत हमने क्या रखा, रेंट और इंटरेस्ट को रखा।
दूसरी बात है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है उनकी प्रॉफिट को हमने यहाँ रख दिया। तीसरा बात है एक्यूरिंग इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जैसे रेलवेज हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, इनकी इनकम को भी हमने कंसीडर कर लिया। दूसरा है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, जैसे MTNL, LIC, इन लोगों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो अपने एक्सपेंशन के लिए इन्होंने रखा हुआ है, कुछ मतलब फ्यूचर में जब एक्सपेंड करेंगे उसके लिए कुछ पैसा इन सभी डिपार्टमेंट्स ने बचा के रखा हुआ है, उस इनकम को हम लोग भी कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया डोमेस्टिक इनकम। कभी कभी इसके जरिए भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसके जरिए भी नेशनल इनकम कंप्यूट करने को मिल जाता है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। तो एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने बात की हुई थी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत जो भी इनकम अर्न की गई हो, चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा अर्न की गई हो चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा अर्न की गई हो, उसको हमने इंक्लूड किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है वो हो जाता है रेजिडेंट की इनकम। तो जो रेजिडेंट है उसने जो इनकम अर्न की हुई है उसको हम कंसीडर करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत अर्न किया हो चाहे वो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से इनकम अर्न करके लाया हो। या और ज़्यादा सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इनकम जब हम बात कर रहे थे तो वो हमारे देश की सीमा के भीतर का इनकम था, लेकिन आधुनिक समय में इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी भी कंट्री का रिलेशन फॉरेन कंट्रीज के साथ भी होता है। कुछ लोग इंडिया के फॉरेन में जाके काम करते हैं, वहाँ पे इनकम अर्न करते हैं और उस इनकम को इंडिया वापस सेंड करते हैं। तो वहीं पे कुछ फॉरेन कंट्रीज के लोग भी इंडिया में रहते हैं, काम करते हैं, इनकम अर्न करते हैं और ये इनकम को अपने देश में भेजते हैं। जैसे इंडिया का कोई नागरिक कनाडा में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है, वहाँ पे उसने इनकम अर्न किया और भारत सेंड किया, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे नेशनल इनकम की पार्ट हो जाएगी। GNP कंप्यूट करते वक्त हम उसको इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फॉरेनर्स जैसे बांग्लादेशी, नेपाली, भूटान के लोग, चाइनीज लोग इंडिया में रहते हों, यहाँ पे काम करते हों और यहाँ से इनकम अर्न करके अपने अपने कंट्रीज में सेंड करते हों, तो इस इनकम को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी जो GNP है उसमें क्या हुआ, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमने इंक्लूड कर दिया। अभी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, ये आपका है इट इज डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इंडिया के लोगों ने बाकी देशों से जो इनकम अर्न किया और अर्न करके इंडिया में भेजा, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। फॉरेन के जो लोग इंडिया में काम कर रहे थे उन्होंने जो इनकम इंडिया में अर्न करके अपने देश को भेजी उसे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बहुत ही सिंपल सा है। ये तो था एक फार्मूला और एक डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन आप इस तरीके से याद कर सकते हो, इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो सारा कुछ जो GDP में हमने आइटम इंक्लूड किया हुआ था वो हम
जीएनपी में भी इंक्लूड कर रहे हैं सिवाय एक के। जैसे वहाँ पे हमने ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की थी, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर की भी बात की थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, ये जो प्रोड्यूस्ड हुई थी गुड्स और सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी थी। यहाँ पे क्या होगा, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसको इंक्लूड करेंगे। अब हमें ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार और बताता हूँ। जैसे जीडीपी की बात की हमने, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत जो भी इनकम अर्न की गई, चाहे इसमें रेजिडेंट ने अर्न की हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने अर्न की हो, उसकी इनकम को हमने क्या किया था, उसके प्रोडक्शन को हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड किया हुआ था। लेकिन जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को कंसीडर नहीं करेंगे, हम नॉर्मल रेजिडेंट को कंसीडर करेंगे। नॉर्मल रेजिडेंस ने जो इनकम अर्न की हो, चाहे वो इंडिया में रह के की हो चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रहकर अर्न की हो, उसको हमने इंक्लूड किया। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल रेजिडेंट को हमें समझना होगा। तो ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। एक नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई चाइनीज व्यक्ति आया, वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है, यहीं पे इनकम अर्न कर रहा है, यहीं पे सेविंग कर रहा है, यहीं पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। उसकी जो इनकम होगी वो इंडिया के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कंप्यूट करते वक्त इंक्लूड कर ली जाएगी, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। इंडिविजुअल जैसे हमारे देश का कोई व्यक्ति है, वो चला गया फॉरेन में काम कर रहा है। इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे हमारा कोई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी ब्रांचेज फॉरेन में हो सकते हैं, तो वो हमारे इंस्टीट्यूशन हो गए। तो इसके जो इन दोनों के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि वो 1 साल से ज़्यादा समय से उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा हो। दूसरा क्या है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो, यानी जो भी वो इनकम अर्न कर रहा है उसको इंडिया में सेव कर रहा हो, इंडियन बैंक में रखा हुआ हो, यहीं पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ये 2 बातें हो गई। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे चाइनीज व्यक्ति था, उसको वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है, तो उसको हमने रेजिडेंट मान लिया। ऐसे कुछ इंडियन व्यक्ति भी हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन भारत के रेजिडेंट नहीं होंगे, वो किसी और कंट्री के रेजिडेंट हैं। जैसे कोई व्यक्ति कनाडा चला गया, कनाडा जाके 1 साल से ज़्यादा समय से वो वहीं पे रह रहा है, वहीं पे इनकम अर्न कर रहा है और वहीं पे स्पेंड कर दे रहा है, तो जो उसने इनकम अर्न की उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बात आप इधर ध्यान रखिए कि जो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे या किनको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स of member of armed forces of foreign countries, international organization जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, employees of international organization working for less than 1 year। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इस लिस्ट में वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में इंक्लूड नहीं होती है, इन्हें हमें लेस करना पड़ता है। जैसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में खुला हुआ है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा, लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो 1 वर्ष से ज़्यादा इंडिया में ही रह के काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हम उसे
नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे इंडिया का। तो ये ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर 1 ईयर से कम का समय है तो उसे हम रेजिडेंट नहीं मानेंगे, अगर ये 1 ईयर से ज़्यादा का समय है तो उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रेवलर्स, सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे लेस देन 1 ईयर, तो ये सारे जितने भी हैं, जैसे जो पानी वाला जहाज होता है उसके मेंबर्स हैं, वो 1 साल से कम समय के लिए अगर इंडिया में रहेंगे तो उसे हम रेजिडेंट नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर यही टाइम 1 साल से ज़्यादा हो गया तो हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर कर लेंगे। जैसे फॉरेन बॉर्डर वर्कर हो गए, ये फॉरेन बॉर्डर वर्कर का बॉर्डर वर्कर क्या हैं, कुछ लोगों का घर बॉर्डर के करीब होता है, वो लोग रहते किसी कंट्री में हैं और काम करने किसी और देश में जाते हैं, तो वो जिस देश में काम करते हैं वहाँ के रेजिडेंट नहीं होंगे, वो जिस देश में रह रहे हैं जहाँ वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे। तो ये था नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। जीएनपी कैलकुलेट करते वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब ये जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये 2 पॉइंट पे कैलकुलेट होगा, एक मार्केट प्राइस पे और दूसरा फॉरेन कॉस्ट पे। तो जब आप मार्केट प्राइस की बात करोगे तो जैसे हमने अभी बात किया हुआ था, जो जीएनपी है इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अभी हमने क्या किया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी एमपी हमने यहाँ लिखा, तो हम ये जीडीपी एमपी यहाँ कर देंगे, बाकी चीजें सेम रहेगी। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक, जनरली ये समझा जाएगा कि जो जीएनपी है वो जीडीपी से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जीएनपी है ये जीडीपी से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पॉजिटिव होगी तो आपका जीएनपी जीडीपी से बड़ा होगा। जैसे वो पहला केस हो जाएगा, जीएनपी एट एमपी ग्रेटर देन जीडीपी एमपी। ऐसा कब होगा, जब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये क्या हो, पॉजिटिव हो। हमारे देश के लोग फॉरेन से ज़्यादा पैसा भेज रहे हों और फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं वो यहाँ से इनकम कम अर्न करके फॉरेन सेंड कर रहे हों। इस केस में क्या होगा, हमारी जीएनपी बड़ी होगी और जीडीपी छोटी होगी। लेकिन अगर उल्टा हो, इसके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेगेटिव हो, हमारे देश के लोग कम अर्न कर पा रहे हैं फॉरेन से और फॉरेनर्स हमारे देश से ज़्यादा अर्न कर पा रहे हों, तो उस केस में क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेगेटिव हो जाएगा और हमारी जीएनपी जो है वो जीडीपी से कम हो जाएगी। तीसरा केस हो सकता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 0 हो, यानी जो हम फॉरेन से रिसीव कर रहे हैं उतना ही फॉरेन को पेड कर दे रहे हैं। उस केस में जीडीपी और जीएनपी बराबर होगी। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो मेन आपको याद होना चाहिए जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो यहाँ पे आप एफसी लिखोगे तो यहाँ पर भी आप एफसी लिख दो, यही हो गया। तो इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फैक्टर कॉस्ट में मनी वैल्यू टर्म इंपॉर्टेंट है और नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रेजिडेंट, बाकी सब सेम टाइप का डेफिनेशन है। आप एक डेफिनेशन याद करेंगे, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो बाकी सारा डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे आप जीएनपी कर लीजिएगा, जीएनपी एफसी प्लस जीएनपी एमपी। तो
GNP/FC इक्वल टू आपका GNP/MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। जब आपने GDP का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था GDP/FC, तो आपने वहां पे देखा हुआ था GDP/MP में से इनडायरेक्ट टैक्स घटाया गया था और सब्सिडी को इंक्लूड किया हुआ था। तो सारा कॉन्सेप्ट वही है, केवल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, GNP कर दिया। यानी जो FC को हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट की तरह कंसीडर करते हैं। जब भी कोई कमोडिटी बन रही है तो उसकी कॉस्ट क्या है, तो जो उसकी प्राइस है मार्केट में, उस प्राइस में से अगर हम टैक्सेस को निकाल दें और सब्सिडी को इंक्लूड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। तो जब भी ऐसा आएगा तो सेम टाइप का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता रहेगा। एक समझना है, उसी के बेस पे सारा हो जाएगा। अब ये आपको याद कर लिया तो ये दूसरा आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप, इसको यहीं छोड़ देंगे, GDP/MP को आपने यहीं छोड़ा, इसको उस साइड लेके चले गए, ठीक है, एक मिनट। GDP/FC IT को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस IT, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, माइनस सब्सिडी, GDP/MP, सॉरी GDP/MP। तो इसी तरीके से आप GNP निकाल लोगे, GNP/MP इक्वल टू GNP/FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यानी जो मार्केट प्राइस होगी वो क्या होगी, कॉस्ट में कुछ जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा होगा और सब्सिडी माइनस हुई होगी। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। फिर हम लोग बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट की। तो एक आपको याद करना है GDP, उसी के बाद से सारा कुछ बढ़ता जाएगा, रिलेटेड होता है। जैसे आपने GDP याद किया हुआ था, GDP किया हुआ था, उसके बाद आपने NDP निकाला हुआ था, इसी तरीके से जब आपने GNP कैलकुलेट किया तो NNP भी हो जाएगा। जैसे NDP निकालने के लिए हमने क्या किया था, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे NNP निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पता है आपको क्या होता है, जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो लॉस हो रहा है टाइम के साथ साथ, नॉर्मल वियर और टीयर के कारण, उसको अगर हमने माइनस कर दिया GNP में से तो वो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो NNP रिफर्स टू नेट वैल्यू, नेट आउटपुट प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल, यहाँ पे होगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। GNP में से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, वो हमारा NNP होगा। फिर ये NNP भी आपका 2 पॉइंट पे कंप्यूट होगा, एक मार्केट प्राइस पे और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे। तो यहीं पे हमने क्या किया, मार्केट प्राइस के लिए इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या करेंगे, यहीं NNP की जगह हमने क्या कर दिया, MP कर दिया, और फिर यहीं GNP के नीचे भी हमने MP लिख दिया। फिर आता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, ये गलत हो गया है यहाँ पे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम।
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम कहा हुआ था, उसी तरीके से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एनएनपी एफसी इक्वल टू जीएनपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। यही वाला सेम है, यहीं पे बस एफसी लिख देंगे, यहाँ भी एफसी लिख देंगे, बाकी हो गया आपका। फिर सेम तरीका जैसे जीएनपी एफसी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, जीएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये चीज, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एनएनपी एफसी इक्वल टू एनएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। जो अभी हम लोग इससे पहले वाली स्लाइड में बात कर रहे थे, सेम चीज इसी की जगह पे क्या कर देंगे, एनएनपी कर देंगे। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेगी, वही रिलेशन यहाँ पे भी मिलेगा। तो आपको केवल एक दो फार्मूले याद करने हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आप कर लेंगे। याद नहीं करना, आपको समझना है। जब एनएनपी एफसी दिया हो, एमपी पूछेगा तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एनएनपी एमपी इक्वल टू एनएनपी एफसी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है प्राइवेट इनकम का। प्राइवेट इनकम क्या होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी इकोनॉमी होगी वो आपकी चार पार्ट में डिवाइड होगी। एक हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन सेक्टर। तो अगर नेशनल इनकम में से हम इस गवर्नमेंट वाले इनकम के पार्ट को हटा दें, गवर्नमेंट वाले को निकाल दें, तो प्राइवेट इनकम कितना अर्न कर रहा है, ये दोनों सेक्टर मिलके कितना अर्न कर रहे हैं, इसी की बात हम लोग प्राइवेट इनकम में करते हैं। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर कितना अर्न कर रहा है, या नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा कितना है। प्राइवेट सेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक हाउस होल्ड की इनकम और दूसरा प्रोड्यूसर का इनकम, प्रोड्यूसर का पार्ट। तो ये जो प्राइवेट इनकम है, ये जो प्राइवेट चाहे हाउस होल्ड हो चाहे प्रोड्यूसर हो, कुछ इनकम अर्न करते हैं और कुछ इनकम इन्हें रिसीव इनकम मिल जाती है। तो जो अर्न इनकम होती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, और जो उन्हें मिल जा रही है बिना कुछ किए हुए उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो एक बार फिर से देखिए, जो प्राइवेट इनकम होगी वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। एक अर्न इनकम, जिसको हमने फैक्टर इनकम किया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने जो इनकम अर्न किया, और दूसरा जो है ट्रांसफर इनकम। अभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो दो जगह से इनकम अर्न कर सकते हैं, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत और दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इनकम अर्न कर सकते हैं। जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है उस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है या जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है उस वो पार्ट, और जो फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से फैक्टर इनकम जो अर्न करेगा उसे क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरीके से जो ट्रांसफर इनकम है
वो भी दो तरीके से मिलेगी, एक तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और दूसरा क्या हो गया फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट दूसरा हो जाएगा, और करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। ये अब ये समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट का मतलब क्या हो। जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इसने गवर्नमेंट को लोन दिया हो, गवर्नमेंट को क्या दिया हो, लोन प्रोवाइड किया हो, ठीक है, और गवर्नमेंट इस लोन को का यूज कंजम्पशन यूजेज में कर रहा हो, यानी कोई भी प्रोडक्टिव यूज में नहीं कर रहा हो, अनप्रोडक्टिव यूज में इस लोन का इस्तेमाल कर रहा हो, तो इसके बदले में गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट देगा वही आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इसको ट्रांसफर इनकम में इसलिए कंसिडर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इस पैसे को से कोई भी प्रोडक्टिव यूज नहीं किया, सैलरी दे दिया, अपने रिकरिंग एक्सपेंडिचर को पूरा किया, इसलिए हमने इसको ट्रांसफर इनकम में रखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। दूसरा हो गया करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ट्रांसफर किया जाता है, जैसे क्या हो गया आपका स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, स्कॉलरशिप और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दे रहा है, तो ये भी किसको जाता है, प्राइवेट सेक्टर को ही जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडीज दे रहा है, तो ये प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाले करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट हो गया। दूसरा है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। फॉरेन से इंडियन प्राइवेट सेक्टर को कुछ गिफ्ट और रेमिटेंसेस मिलते हैं, तो वहीं इंडिया से भी कुछ गिफ्ट और रेमिटेंसेस फॉरेन को जाते हैं, तो इसका जो नेट वैल्यू होगा उसे हमने क्या कह दिया, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो आपसे कोई अगर प्राइवेट इनकम पूछेगा तो आपको बताना होगा प्राइवेट इनकम इक्वल टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट एंड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इन चारों को जोड़ने पे ही आपका क्या आता है, प्राइवेट इनकम आता है। तो इसको डायरेक्ट याद करना मुश्किल है, यहाँ से जब आप इसको क्लासिफाई करेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फिर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करते हुए याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप याद कर पाएंगे। अब इसके बाद जो बात है वो बात है पर्सनल इनकम की। ये पर्सनल इनकम क्या है, अभी हमने प्राइवेट इनकम की बात किया हुआ था, अब बात करेंगे पर्सनल इनकम की। तो जो प्राइवेट इनकम की बात की हुई थी हमने, उसमें हाउस होल्ड की इनकम प्लस प्रोड्यूसर की इनकम, इन दोनों सेक्टर की इनकम थी। अगर हम उस प्राइवेट इनकम में से इस प्रोड्यूसर वाले पार्ट को हटा दें तो जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे पर्सनल इनकम। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम अर्न कर रहा है वो हमारा पर्सनल इनकम हो जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, पर्सनल इनकम इज सम टोटल ऑफ इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। यानी नेशनल इनकम का वो पार्ट जो कि हाउस होल्ड इनकम के खाते में आ रहा है वो आपका क्या होगा, पर्सनल इनकम कहलाएगा। तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइवेट इनकम में से आप कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स को माइनस कर दोगे तो आपका पर्सनल इनकम बच जाएगा। अब बात आता है ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर को दिया जाता है और ये आपका हाउस होल्ड के इनकम का पार्ट नहीं होता है। दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग।
रिटेन्ड अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं। इसका यूज जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने फ्यूचर एक्सपेंशन अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए या कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं उनसे बचने के लिए जो पैसा रखा रहता है वो रिटेन अर्निंग कहलाता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये हो गया। इन दो यानी कि प्राइवेट इनकम में से आप कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो प्राइवेट इनकम कहलाएगा। फिर इसके बाद आता है अगला पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब भी डिस्पोजेबल शब्द आ जाए तो आप समझिए कि हाउस होल्ड के पास एक्चुअल में कितना पैसा खर्च करने के लिए बच रहा है। तो आप पहले पर्सनल इनकम निकालोगे, फिर पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस और मिसेलिनियस रिसीट ऑफ गवर्नमेंट माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम refers to that part of income which is actually available at the disposal of household। हाउसहोल्ड के पास खर्च करने के लिए जो पैसा बचता है वो पैसा ही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। यानी जो पर्सनल इनकम है वो पूरा का पूरा हाउसहोल्ड को बिलोंग नहीं कर रहा है। कुछ पैसा उसने क्या कर दिया है, टैक्स के रूप में दे दिया, पर्सनल टैक्सेस। वो क्या हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है। फिर मिसेलेनियस रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या होगा आपका, उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है, कुछ उसको फी पे करनी पड़ती है। तो ये पर्सनल टैक्सेस और इस मिसेलेनियस रिसीट ऑफ गवर्नमेंट को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम refers to the income which is actually available to the nation, to the whole nation for disposable। पूरी कंट्री को एक्चुअल में डिस्पोजल करने के लिए कितना इनकम है, तो वो कैसे निकलेगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जो भी नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है उसका कुछ पार्ट वो स्टेट्स को भी दे देता है। सारा का सारा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स अपने पास ही नहीं रखता है, उसको फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे, इंडिया की बात करूं मैं, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे उसे कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। बाकी जो उसके पास बचता है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। फिर इसके बाद नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फॉरेन से भी कुछ पैसे इंडिया को मिलते हैं गिफ्ट और रेमिटेंसेस के रूप में, और कुछ पैसा इंडिया भी फॉरेन को देता है। जैसे अमेरिका ने कुछ पैसा दे दिया इंडिया को, और तो वो इंक्लूड किया जाएगा, और भारत भी कुछ पैसा जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इन देशों को देता है, श्रीलंका को देता है, तो उसको माइनस किया जाएगा। तो ये हो गया आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको कंप्यूट करने का एक दूसरा फार्मूला भी होता है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग। जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है नेशन वाइड वो, और नेशन वाइड जितना भी सेविंग है। तो ये जो नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग। तो ये था आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। थैंक यू।